गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रकाश यानी लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, तो बीएसएससी या बीपीएससी यानी बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा, या फॉरेस्ट ऑफिसर का, या 66वीं बीपीएससी का, या कोई भी वैसा एग्ज़ाम हो जो आगामी होने वाला है, उसमें आप लोगों को 100% सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मैं जो रोज़ वीडियो बनाऊं वह आप लोग पूरा देखिए। इसी कड़ी में आज डे नंबर 2 है। हम लोग सबसे पहले फिजिक्स की का ही जो टॉपिक है इसी को सिलेक्ट किए हैं। तो इसी फिजिक्स में इससे पहले हम लोग ध्वनि देख चुके हैं, तरंग और कुछ आविष्कारक तथा जो उसका अध्ययन क्षेत्र है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। वह इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। प्रकाश यानी लाइट, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या कहलाएंगी? वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या ऐसी कहलाती हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। जो प्रकाश विकिरण है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कौन दोनों के समान। तो प्रकाश कैसा है? तो प्रकाश का नेचर ड्यूअल होता है, तरंग के समान भी और कौन के समान भी। प्रकाश तरंग होती है कैसी? तो यह अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तरंग कैसी होगी? तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोमर ने किया था। किसने? रोमर ने। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? तो निर्वात में। कहाँ होगा सबसे अधिक? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी कि जितना जहाँ डिस्टर्बेंस मिलेगा वहाँ प्रकाश की चाल धीमे हो जाएगी, और निर्वात यानी कि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? प्रकाश सबसे तीव्र गति से वहाँ पर गमन करेगी। कुछ बीमारी होता है, जैसे कि बार बार एग्जाम में आता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। यह आँख से संबंधित है और आँख का काम क्या होता है? देखना। अतः आवश्यक है कि हम लोग इसके बारे में भी जानकारी यहीं पर प्राप्त कर लें। तो देखते हैं, निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है। यानी निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। मतलब नाम है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब यह नहीं है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता होगा। इसका मतलब है कि निकट की वस्तु, यहाँ देखिए, इस दोष में व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जैसा नाम उसका उल्टा बीमारी। इसका निवारण उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस, याद कीजिए, अवतल लेंस यानी कॉनकेव मिरर। तो अवतल लेंस कैसा होगा? तो इस तरह से होगा, और उत्तल लेंस कैसा होगा? तो दो इस तरह से, यानी कि बीच में मोटा होगा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा, और उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बीच में पतला होता है। जैसे देखते हैं, तो उत्तल लेंस आपको इस तरह से मिल जाएगा और अवतल लेंस इस तरह के रहता है। क्लियर है? तो निकट दृष्टि दोष, निकट बराबर अ लग गया तो यह अवतल लेंस से बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी इसमें वस्तु को क्या करना है व्यक्ति को? तो निकट तो देख रहा है लेकिन दूर देखना है, तो दूर देखने के लिए उसको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। यानी इसको क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु देख लेता है परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। और जरा दृष्टि दोष, तो इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नजदीक दोनों प्रकार की स्पष्ट वस्तुएं यानी स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकली लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर अवतल लेंस एवं नीचे वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। यानी किसी व्यक्ति का चश्मा देखते हुएगा, उस चश्मा इस तरह से बीच में से कटा रहता है, तो नीचे भी एक दूसरा शीशा, ऊपर दूसरा शीशा रहता है।
उसमें क्या होगा, नीचे देखने के लिए तो निकट यानी उसमें अवतल लेंस रहेगा, और ऊपर वाला में दूर देखने के लिए उसमें उत्तल लेंस रहता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर। यहाँ देखिए, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, मतलब जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि मान लेते लाइन कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है, इसमें व्यक्ति अंतर नहीं कर पाएगा। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस की क्षमता, जब कोई किसी के आंख में देखिए चश्मा बार बार कुछ दिन के बाद होता है कि अब उस चश्मे से उसकी दिखाई न देती है, तब वो जाएगा और उसका क्षमता बढ़वा कर ले आएगा। तो यहाँ देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा, तो डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होगी, वो तो शौक के लिए लगाया गया है, तो धूप के चश्मे का जो क्षमता होगा वह 0 होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, याद कीजिए उत्तल लेंस इसका क्षमता पॉजिटिव होगा, यानी आँख का जो दूरी है उसको बढ़ाना है। और जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो वह ऋणात्मक होता है। आगे देखिए, दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। यानी जो गाड़ी है, गाड़ी के बगल में जो साइड मिरर होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण लगा होता है, लेंस नहीं दर्पण। इसी तरह अवतल दर्पण, तो इसका उपयोग सोलर कुकर में, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चिकित्सक कान, नाक एवं गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। वाहनों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है, तो उसका क्या नाम आता है, हेडलाइट में, तो परवलयिक दर्पणों का इस्तेमाल हेडलाइट में होता है। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें भी अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, यदि दो समतल दर्पण समानांतर स्थित में हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो अनंत। जब आप किसी जाते होइएगा कहाँ, सामान्य सैलून में कहिए या किसी जिम में, तो आपका जो चित्र प्रतिबिंब होगा वो लगातार अंदर देखिए अनंत रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में उसमें क्या होता है, तो समतल दर्पण लगा रहता है। यदि दो समतल दर्पण लंबवत स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। आगे देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा, तो 75 सेंटीमीटर रखना होगा, तो वह न्यूनतम लंबाई देख लेगा। अब हम लोग जो बार बार क्वेश्चन आता है कि यह इतना डिग्री का कोण बना रहा है, इसमें बताइए कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका क्या उत्तर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोण का माप क्या होगा, तो 360 डिग्री। ध्यान की यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो 360 है, सिंपल याद कीजिए, 360 बटा जितने का कोण बना, अगर 90 का बन गया तो 90 हो जाएगा। इसको काटिए, 9 चुका 36, यानी 4 कोण। लेकिन यह एक तो पॉजिटिव है, अब सॉरी यह क्या होता है, सम संख्या होगा, तो सम संख्या में से एक घटा लेना रहता है, यानी इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3। अगर यही विषम संख्या आता तो उतना ही परफेक्ट था। नोट यहाँ देखिए, समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। रंग, कलर से भी संबंधित कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं। प्राथमिक रंग यानी कलर कौन कौन है, तो RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इन तीनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, तो सफेद कलर। प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर, तो तरंग दैर्घ्य पर। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है किसका, जो सबसे तेज चलेगा, तो उसका नाम है लाल। जबकि प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी रंग क्या होगा, तो सफेद। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कौन दिखाएगा, तो बैगनी रंग दिखाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, किसके कारण, जिसको वह परावर्तित कर देता है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देता है। कैसा, तो
काला। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए, किसी पीली वस्तु को कहाँ, तो लाल प्रकाश में देखा जाए तो कैसी दिखाई देगी, तो वह काली। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7। उसका सूत्र क्या है, बीबी की ओर याद कर लीजिए, या बैजनी पीनाला। इंद्रधनुष में किनारों पर रंग क्या होगा, तो किनारों पर बैंगनी और लाल कलर होते हैं। दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, यहाँ देखिए, एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा हमेशा, तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा एवं सीधा। यानी आभासी मतलब क्या, वो रियल में है नहीं, हम लोग उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वह सीधा होगा, छोटा होगा लेकिन आभासी। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वह वस्तु के बराबर होगा, आभासी होगा और उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा, यानी लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, ना कि अप का डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो उसका नाम है अवतल दर्पण, यानी इसमें साइज बढ़ जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सदैव आभासी होगा। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किस स्थिति या किस स्थिति आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं, यह बार बार एग्जाम में आता है, जैसे विभिन्न घटनाएं हैं और प्रकाश का गुण है। तो तारों का टिमटिमाना, जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का ऊपर उठा नजर आना, यानी मछली जो है वह उससे ऊपर उठा दिखाई देना, यानी जो है नहीं है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है, उस सब का कारण क्या होगा, तो अपवर्तन होता है। मृग मरीचिका का बनना, तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना, तो यह अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। प्रकाश तंतु का कार्य करना, यह किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। आकाश का नीला दिखना, तो प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग। सुबह शाम को सूर्य का लाल कलर में दिखाई देना, प्रकीर्णन यानी। आगे देखिए, पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना, तो व्यतिकरण। पानी के सतह पर पड़े मिट्टी के तेल का रंगीन दिखना, तो यह भी व्यतिकरण के कारण होता है। सीढ़ी का रंगीन दिखना, यह विवर्तन के कारण होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष लाल में क्या होगा, तो लाल रंग बाहर तथा बैगनी रंग अंदर, यानी ऐसे, तो लाल रंग बाहर होगा और बैगनी इसके बीच में होगा। इसमें क्या होगा, तो 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें क्या होगा, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर होगा तथा लाल रंग अंदर रहता है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को दिखना, इसका मतलब क्या होगा, व्यतिकरण एवं बहुलित परावर्तन के कारण होता है। खतरे के चिन्ह का लाल रंग क्यों बनाया जाता है, तो यह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और इसका तरंग सबसे अधिक आता है, जल्दी ये पहुंच जाता है और एकदम सीधा जगह, इसका कोई विचलन नहीं होता है। कांच में आई दरारें चमकने लगता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखना, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कालिक से पोता गोला जल में चमकता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समतल दर्पण का कुछ उपयोग श्रृंगार दर्पण के लिए, बहुदर्शी तथा परिदर्शी के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी तरह उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर तथा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका तथा निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाले व्यक्ति के चश्मे में। समान फोकस दूरी वाले एक अवतल एवं उत्तल लेंस को जोड़ने पर उसकी फोकस दूरी अनंत एवं क्षमता 0 हो जाती है। सूर्य का प्रकाश जब
प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम तथा इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कैसा? प्रिज्म इसी तरह का होता है। यहाँ से अगर हम लोग लाइट प्रवाहित करेंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा? रेड कलर जो सीधा जाएगा, सबसे नीचे बैगनी कलर, इसी तरह से 7 कलर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधार के ऊपर की ओर रंगों का क्रम क्या होगा? तो विगियोर होता है। तो ऊपर की ओर यानी सबसे नीचे वी यानी बैगनी वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, बीच में येलो कहा जाता है, ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड यानी लाल रंग होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक व लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। कांच में किस रंग के प्रकाश की गति सबसे कम होगी? तो बैगनी रंग। धूप के छाते में ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए? तो सफेद होना चाहिए, व्हाइट, नीचे ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। कांच में किस रंग के प्रकाश की गति सबसे कम होती है? उसका नाम है बैगनी। टेकियन से क्या तात्पर्य है? ऐसे काल्पनिक कण जिनकी गति प्रकाश से तीव्र होती है। इंद्रधनुष के साथ, यहाँ देखिए, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? उसका नाम है हरा रंग। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा? तो इंद्रधनुष किसी भी दिशा में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंद्रधनुष कब बनेगा? इसके लिए अपवर्तन और परावर्तन होना चाहिए, लेकिन उस समय तो सूरज 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः ऐसी घटनाएं न हो पाती हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में। तो शुरू करते हैं, या इसको हम लोग अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक धन्यवाद।